हेलो गाइस, अ ग्रेट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते पढ़ते आज हमारा जो सही मायनों में कहे तो आज हमारी क्लास 2 है। दूसरी क्लास हमने चलाई है। अभी तक हमने पढ़ा कि इसके बारे में क्या क्या मत है, कि ये हड़प्पा सभ्यता का हमने इतिहास पढ़ा कि इसको कहाँ खोजा गया, किस इतिहासकार ने खोजा। उसके बाद हमने इसका नामकरण पढ़ा, नामकरण की पद्धति पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि इतिहासकारों के क्या मत है, किसने इसको किस नाम से बुलाया है, उनकी बुक्स जो हमारे पेपर में हर बार मैचिंग के लिए आती है। दूसरा हमने पढ़ा कि सरस्वती सभ्यता किसको कहा गया है और इसको कांस्य युग की सभ्यता कहा गया, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी सभ्यताएं हैं जो कांस्य युग की है। तो हमने पढ़ा मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। हमने ये भी पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता वहीं विकसित हुई जहाँ पर पहले पाषाण काल, नम्र पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की जो सभ्यताएं थी वो पनपी, और उनके बाद आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता। और आज उसके बाद जो हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो पहुंच गए हैं हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान में। 917 स्थान जो हमने पढ़े थे वो भारत में है, 481 स्थान पाकिस्तान में है और 2 स्थान अफगानिस्तान में। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज जो हमारा पॉइंट ज़्यादा पढ़ने का है वो है रेडियो कार्बन यानी C14। बेसिक है, पता होगा आप सबको अभी तक, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे से एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाए या हम जब आंसर राइटिंग करेंगे तब हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि 1949 ईस्वी में विलार्ड फ्रैंक लीबी ने विकसित की थी। तो पहला पॉइंट अगर आ जाता है कि रेडियो कार्बन तिथि के बारे में, तो किसने विकसित की थी? विलार्ड फ्रैंक लीबी ने कब की थी? 1949 में की थी। और लीबी को इसके लिए 1960 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब ये है क्या? देखो, रेडियो कार्बन C14 एक विश्लेषण की विधि, कौन चीज कब से दफन है, कब से मरी हुई है, उसका जीवन बता देती है। के आधार पर डीपी अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि बताई गई है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने मानी। किसने? डीपी अग्रवाल ने। किसके आधार पर? C14 के आधार पर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जीवधारियों में कार्बन, ये हमें कार्बन बताता है कि कितना पुराना है। C14 की मात्रा 5730 वर्षों में घटकर आधी रह जाती है। कितने वर्षों में? 5730 वर्षों में। लेकिन इससे शीशे में आयु ज्ञात नहीं की जा सकती। भारत में, अब भारत के अंदर देखो, भारत में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, कब, कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। तो भारत में कब हुआ था? बस 2 चीजें देखो इसमें, ज्यादा 2-3 चीजें किसने की थी? 1949 में लीबी ने की थी। दूसरा हमें क्या लिखना है? विश्लेषण की एक पद्धति है, कितने साल में बता देती है? 5730 वर्षों में बता देती है कि आधा रह जाता है। भारत में किसने किया था इसका निर्धारण? इसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें मेरे साथ। इसी तरह से हम हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब इसी तरह से कर लेंगे। इससे बाहर हमारा कुछ भी नहीं है। इसमें वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं जो पूछे गए हैं पेपरों में पिछले कुछ सालों में। ठीक है, आप इनसे भी अपने नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इनको शेयर कर दूंगी। अब तक हमने पढ़ा, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार, यानी इसका क्षेत्र और इसके पुरा स्थल ये कहाँ पर पाए गए हैं। तो अगर हम देखें भारत में कहाँ और भारत के बाहर कहाँ पाए गए हैं, तो भारत के बाहर एक स्थान है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मुंडी गाक, जो मुंडी गाक है, और दूसरा है शोर्तुगई। मुंडी गाक क्या है? दक्षिणी अफगानिस्तान में पाया गया है। और सबसे उत्तरी जो है, सबसे उत्तरी प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है वो क्या है? शोर्तुगई है। ठीक है, दूसरा देखो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अब देखो ये मेहरगढ़ है, सबसे प्राचीन प्राक हड़प्पा सभ्यता मेहरगढ़ है। सुतका गैंडो, देखो प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल वह है जो हड़प्पा और नवपाषाण काल के बीच के हैं। किसके? हड़प्पा और नवपाषाण काल का जो एरिया है उसको प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया। आगे जाके ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुतका गैंडोर, सुतका को, बालाकोट, रानागुंडई, कुल्ली, वेक्टा घाटी, दमसादत और डाबर कोट, ये किसके? हमारे बलूचिस्तान में हमारे एरिया पाए गए हैं। अब सिंध, यानी जो सिंध जो पाकिस्तान में है उसमें कौन सा है? कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अलीमुराद,
और चंदहूदड़ो और जुरेद जोड़ो जुदेर जोड़ो, सॉरी थोड़ा निकलने में हो गया। तो होप आपको ये समझ में आया। अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल मल्टीपल टाइम देखिए, पॉज कर 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 देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में पंजाब कहाँ पर? रोपड़ रूपनगर, दूसरा बाड़ा, तीसरा सघोल और चक 86 यहाँ पर पाया गया है। हरियाणा, ये मैचिंग के लिए आ जाएगा, मैचिंग के लिए आ जाएगा। ये हरियाणा में कहाँ पर है, यहाँ कहाँ पर है, भारत के बाहर कहाँ है, भारत के अंदर कहाँ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। राखीगढ़ी कहाँ आ जाएगा? हरियाणा में। बनावली कहाँ आ जाएगा? हरियाणा में। मित्ता थल कहाँ आ जाएगा? हरियाणा में। सबसे भारत के अंदर सबसे उत्तरी कौन सा है? तो भारत के अंदर है मांडा, जो कौन सी नदी पर है आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जाएंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास। ठीक है, इस हुलास के लिए भी कुछ है, ये आजकल नया इसको नया नाम दिया गया है इसको, कि सबसे नवीन कौन सा है या सबसे पास का कौन सा। आप बताइए, नवीन है आलमगीरपुर के पास या आलमगीरपुर से पास में है? क्योंकि भारत में सबसे पास जो पड़ता है, मतलब हमारे आसपास, तो आलमगीरपुर मेरठ यूपी में पड़ता है। अब आप ये बताइए ये किसके लिए है। अब राजस्थान में जाएंगे तो कालीबंगा। अब गुजरात में तो है, गुजरात में काठियावाड़ और कच्छ का रण। तो गुजरात के काठियावाड़ में कौन कौन पड़ता है? लोथल, रंगपुर, रोजदी और भरसापतन और भगवत राव। अब कच्छ का रण है धोलावीरा, देशलपुर और हमारा सुरकोटदा। आपको ये याद होगा, ठीक है। अब जो नोट करके हमारी चीज़ें उनको देख लेते हैं। ये याद हो गया होगा? अरे कुछ भी नहीं है, आराम से करके जाना, बहुत याद हो जाएगा ऐसे मल्टीपल टाइम जब हम पढ़ेंगे। मुझे तो खुद भी इतनी सारी चीज़ें भी याद होने लगी हैं। कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी पड़ाक हड़प्पन स्थल है, यानी हड़प्पा और नवपाषाण काल के बीच के स्थल है ये। रंगपुर एवं रोजदी हड़प्पोत्तर स्थल है, यानी हड़प्पा के बाद के स्थल है। अब देखो यहाँ हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले से चली आ रही पाषाण, मैंने आपको बताया पाषाण ताम्रपाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ है। दूसरा हम इसमें क्या देखेंगे, विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब और सिंध था, किंतु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र में भी इस सभ्यता का विस्तार देखा गया। मूल रूप से कहाँ था? पंजाब और सिंध में था, लेकिन धीरे धीरे कहाँ चला गया? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक में भी इसका विस्तार हुआ। देखिए ये यहाँ पर हमने इतना पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे हमारा ये जो मैप है, तो मैप को हमें थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, जब तक घुमाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। यहाँ देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र तक, और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर, और पश्चिम में मकरान, यानी मकरान जो करता है बलूचिस्तान, सुरका गैंडोर में के समुद्र तट से लेकर पूर्व उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले यानी आलमगीरपुर तक। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये रहा नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, चनहूदड़ो, सुतका गैंडोर, ये कहाँ पे? मकरान तट पर है हमारा। मोहनजोदड़ो, कोटजी, हड़प्पा, शोरतुगई, सबसे भारत के बाहर सबसे उत्तरी जो है शोरतुगई है, ठीक है ना, इसमें दो थे। अब मांडा जो भारत के अंदर है, रोपड़, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, बनावली, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थल। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छे से, अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी एक बार और। हेलो गाइस, देखिए अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आया तो ये मैंने मैप बनाया है, इस मैप से आप समझ जाएंगे अच्छे से। और अगर हम ऐसा मैप अपने पेपर में बना देंगे थोड़ा बहुत भी इधर उधर से, तो भी हमें ये मानो नंबर तो कहीं नहीं गए। और मैप से एक फ़ायदा रहता है कि ये अच्छे से याद हो जाता है, हमें बहुत अच्छे से याद होता है। तो देखो इस सभ्यता का आकार कैसा था, तो आकार इसका त्रिभुजाकार है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कुल क्षेत्र कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम देखो जम्मू से लेकर दक्षिण तक, यानी यहाँ पर दक्षिण तक तो हमारा ये पड़ रहा है यहाँ तक, अहमदाबाद तक, ये यहाँ तक, ये तो इसकी दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक दक्षिण तक विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर, ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा, पश्चिम से लेकर पूर्व में 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ये समझ में आया। अब यहाँ पर देखें आप एक बार और, अफगानिस्तान हड़प्पा का सर्वाधिक उत्तरी छोर, ठीक है, अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान मैंने आपको ऐसे बना दिया,
हड़प्पा का सर्वाधिक उत्तरी छोर है मुंडी गाक और शोरतुगई। ठीक है, मुंडी गाक का है दक्षिणी अफगानिस्तान में, और शोरतुगई आप उसको पता है कि सबसे उत्तरी छोर है भारत के बाहर, लेकिन भारत के अंदर कौन सा है, मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ पर है, चेनाब नदी के दाएं तट पर है। तो मांडा कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर। कौन नदी के किस साइड है, तो आप बताओगे नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं यहाँ पूर्व में, तो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश नदी हिंडन नदी है सॉरी अब देखिए इधर आते हैं हम, पाकिस्तान में सुद का गैंडोर है, बलूचिस्तान का हिस्सा, और कौन सी नदी है, दशाक नदी। कौन सा तट है, मकरान तट, ये एक पहाड़ी है। ठीक है ना, इससे मिलता हुआ है। अब हम अगर आ जाते हैं पश्चिम में, तो ये पश्चिम में यही तो है हमारा, पश्चिम में पड़ता है इधर से। दक्षिण में आ जाते हैं तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में दैमाबाद है, नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। समझ में आया। इससे शॉर्टकट में मैं आपको नहीं समझा पाती, इसलिए मैंने ये बनाया है। आकार देखो कैसा है इसका, त्रिभुजा आकार है, ये मैंने यहाँ पर आकार बनाया, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजा आकार है। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिएगा, शोरतुगई में नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मुंडी गाक और शोरतुगई में, शोरतुगई हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर है। यह दोनों स्थल हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। गाइस यहाँ तक समझ में आया। होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का, पढ़ाने का, एक जज्बा और जुनून मिलता है। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, शायद आप ना भी पढ़ें। आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आने वाली वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।